एवरीवन, सो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड होने वाले हैं, मल्टी वाइब्रेटर से। सो इसी लेक्चर के अंदर हम मल्टी वाइब्रेटर के स्टार्टिंग बेसिक से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एमसीक्यू, वो सब हम डील करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या है? अ मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू इम्प्लीमेंट। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल लीजिए, सर्किट बोल लीजिए, किसके काम आता है? ऑप्शन ए ऑसिलेटर, बी टाइमर, सी फ्लिप फ्लॉप एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि आपका जो मल्टी वाइब्रेटर है वो इन सब में से किसके काम आता है? तो बेसिकली आपका मल्टी वाइब्रेटर ऑसिलेटर का भी काम करता है, टाइमर का भी, फ्लिप फ्लॉप का भी। वो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर क्या काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक आपका मल्टी वाइब्रेटर अगर जनरली जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये सारे काम कर सकता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मल्टी वाइब्रेटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब मल्टी वाइब्रेटर को किस किस से कैरेक्टराइज कर सकते हैं? सो बेसिकली हम मल्टी वाइब्रेटर के अंदर आपके रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर तीनों से उसको क्या किया जाता है? कैरेक्टराइज किया जाता है। यानी कि ये सारे की सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ की जाती है, इनका यूज़ करके उसको बनाया जाता है। सो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द मेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स आर? मल्टी वाइब्रेटर कितने टाइप के हैं? सो बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर है 3 टाइप के। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला टाइप आता है ए स्टेबल, ठीक है। सेकंड है आपका बाई स्टेबल एंड लास्ट है आपका मोनोस्टेबल। ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं? मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं। जो आपका ए स्टेबल होता है ये मल्टी वाइब्रेटर आपका स्टेबल नहीं होता किसी भी स्टेज के अंदर, ठीक है। बाई स्टेबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाई यानी कि 2, ये आपकी दोनों की दोनों स्टेजेस में क्या होता है? स्टेबल होता है। मोनो यानी कि सिंगल, तो मोनोस्टेबल वाइब्रेटर आपका क्या होता है? एक स्टेज के अंदर क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। एंड एक और बात, जो आपका ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये आपका इंटरनली ट्रिगर्ड होता है, जबकि ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? एक्सटर्नली ट्रिगर्ड। यानी कि एक्सटर्नली इनके ऊपर फोर्स लगाया जाता है एक तरीके से कहें तो, और तब ये अपनी स्टेट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जबकि ए स्टेबल अपनी स्टेज को इंटरनली ही चेंज करता रहता है, कभी इस स्टेज में कभी दूसरी स्टेज में, सो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। सो ये है हमारे तीनों टाइप। इनमें से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बाइस्टेबल सर्किट इज ऑल्सो नोन एज। बाइस्टेबल सर्किट को और क्या कहा जाता है? ए लैच, बी गेट, सी फ्लिप फ्लॉप या डी बाई डायरेक्शनल सर्किट। सो बेसिकली बाइस्टेबल को आपका फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 स्टेबल स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसी तरीके से बाइस्टेबल के अंदर भी अभी हमने पढ़ा 2 स्टेबल स्टेजेस हैं। एंड ये फ्लिप फ्लॉप की तरह आपका एक बिट मेमोरी को स्टोर कर सकता है। सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अस्टेबल सर्किट एक्ट एज। जो आपका अस्टेबल सर्किट है जो कि किसी भी स्टेज में स्टेबल नहीं रहता, वो किसकी तरह काम करता है? ए एम्पलीफायर, बी ऑसिलेटर, सी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। सो बेसिकली जैसे अभी हमने बात की कि ये किसी भी स्टेज में क्या है? स्टेबल नहीं है। एक बार मान लेते इस स्टेज में है, एक बार इस स्टेज में है, तो ये क्या करेगा? इंटरनली ट्रिगर्ड है, आपका फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के अंदर चला जाएगा, फिर सेकंड से फर्स्ट के अंदर। सो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी भी मतलब शांत नहीं रहता, अभी इधर है अभी उधर है। तो इस तरीके से ये क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सो इस वजह से इसका नाम क्या है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी इसको कहा जाता है। सिंपल ऑसिलेटर नहीं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। एंड ऑसिलेटर क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है आपकी 2 स्टेजेस के बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर द एम्पलीफाइंग एलिमेंट्स आर। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो एम्पलीफाई करते हैं? ए एफईटी, बी जेएफईटी, सी ओपैम या डी ऑल ऑफ द मेंशन। सो एफईटी जेएफईटी अभी हमने नहीं स्टडी किया है, लेकिन हम पहले भी स्टडी करके आ चुके हैं इन सब टॉपिक्स को। हम जानते हैं एफईटी क्या होता है, जेएफईटी क्या होता है, ओपैम क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। सो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड मेन बात जो है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर एम्पलीफाई एलिमेंट कौन कौन से हैं? सो आप इनमें से कोई भी डिवाइस लगाओ, वो आपका एम्पलीफाई कर देंगे आपकी आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द मेंशन।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैन ऑल्सो बी टर्म एज। जो आपका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, एक स्टेज में स्टेबल होता है, दूसरी स्टेज में नहीं होता, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ए फुल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, या बी हाफ, या सी हाफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, या डी फुल बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सो हम जानते हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर तो क्या होता है, जो किसी भी स्टेज में क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। एंड बाइस्टेबल क्या होता है, बाइस्टेबल वो होता है जो आपके दोनों स्टेज में स्टेबल होता है। आपका जो मोनोस्टेबल होता है मल्टीवाइब्रेटर वो क्या होता है, एक स्टेज में स्टेबल होता है, इसीलिए हम उसको हाफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोल सकते हैं। हाफ बाइस्टेबल क्यों, क्योंकि बाइस्टेबल दोनों में स्टेबल होता है, एंड हाफ है तो इसका मतलब ये किस में होगा, एक स्टेज के अंदर स्टेबल होगा, तो इसीलिए आपका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हाफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्लासिकल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट इज नोन एज। जो आपका क्लासिक मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट है उसको क्या कहा जाता है, सो उसको कहा जाता है प्लेट कपल्ड मल्टीवाइब्रेटर। एंड ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था आपके हेनरी ब्राइमनी एंड एग्यूनी ब्लोच ने, और ये मतलब इनिशियल स्टेज था आपका मल्टीवाइब्रेटर का जब ये डिस्कवर हुआ था, सो इसलिए पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज स्केयर वेव जनरेटर। स्केयर वेव जनरेटर क्या है, यानी कि जो आपका स्केयर वेव को जनरेट करके देगा आउटपुट में। सो ऑप्शन ए है फ्लिप फ्लॉप, बी बाइस्टेबल, सी ए स्टेबल एंड डी मोनोस्टेबल। सो बेसिकली जो आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है वो होता है आपका स्केयर वेव जनरेटर। क्यों, क्योंकि आपके बाकी जो हैं वो तो क्या होते हैं, किसी तरीके से एक स्टेज के अंदर स्टेबल होते हैं। अस्टेबल क्या करता है, क्योंकि कोई भी स्टेज इसकी स्टेबल नहीं है, तो एक बार एक स्टेज के अंदर है उसकी आउटपुट आई, फिर दूसरी स्टेज के अंदर है, फिर दोबारा से उस स्टेज के अंदर। सो इस तरीके से ये स्केयर वेव जनरेट कर देता है। सो इस वजह से इसको स्केयर वेव जनरेटर भी कहा जाता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जो कि क्या है, स्केयर वेव जनरेटर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग एन ऑप एम्प द फीडबैक फैक्टर इज 0.5। आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर फीडबैक फैक्टर दिया हुआ है जो कि क्या है, 0.5। फीडबैक फैक्टर को किससे लिखते हैं, बीटा से, जो कि आपका क्या है, 0.5 है। वोल्टेज सप्लाई आप दे रहे हो ±12 वोल्ट, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्वाजी स्टेबल स्टेज की आउटपुट एंड इनपुट टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो ये आउटपुट आपकी क्या होंगी, क्वाजी स्टेबल स्टेज, क्वाजी मतलब बहुत ज़्यादा स्लो स्टेडी प्रोसेस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी क्वाजी स्टेबल स्टेज की आउटपुट होती है वो आपकी ±V सप्लाई होती है, या फिर ±V सैचुरेशन। सो आपकी सप्लाई कितनी जा रही है, 12 वोल्ट, तो इसका मतलब आपकी क्वाजी स्टेबल स्टेज की वैल्यू भी कितनी आएगी, ±12 वोल्ट। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन क्या रह जाता है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी एंड डी। बी हमारा रिजेक्ट हो गया। ओके, फिर हमें निकालना है इनपुट टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो ये आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, आपका इनपुट से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तक जो आउटपुट जाती है वो कितनी जाती है, बीटा, जितना भी आपका बीच में फीडबैक फैक्टर है, एंड साथ में आपकी वी सैचुरेशन। सो बीटा फैक्टर क्या है, हम जानते हैं 0.5, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। वी सैचुरेशन या वी सप्लाई कितनी है, 12। सो 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 6.0। सो इसका मतलब आपकी इनपुट टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो वो ऑप्शन क्या है हमारा, 12 क्वाजी स्टेबल एंड 6 आपका नॉन इन्वर्टिंग। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो यहाँ से हमें 2 फॉर्मूले मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपसे अलग पूछा जा सकता है लेकिन फॉर्मूले यही रहेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि आपको अगर क्वाजी स्टेबल स्टेज की आउटपुट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी वी सैचुरेशन या फिर वी सप्लाई है वही। एंड अगर आपको इनपुट से लेके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे, आप फीडबैक फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज़ 1 क्वाजी स्टेबल स्टेज एंड 1 अननोन स्टेज। सो ऑब्वियसली सही बात है, हम जानते हैं कि एक आपकी क्वाजी स्टेबल होती है एंड दूसरी आपकी नहीं होती। सो आंसर विल बी ए, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोनोस्टेबल का टाइप नहीं है। ए स्किमिक ट्रिगर एज अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। आपका जो स्किमिक ट्रिगर होता है ये आपका कंपैरेटर होता है, ठीक है, जो आपके
दो सर्किट्स को या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने का काम करता है, ये इसको रीजनरेटिव कंपैरेटर भी बोलते हैं। सो ये एक मल्टीवाइब्रेटर नहीं है, स्पेशली मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नहीं है। जबकि अगर आप बात करो एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, हाँ ये भी होता है। यूजिंग एन ऑप एम्प, ये भी आपका काम करता है। एंड 555 टाइमर सर्किट तो है ही, तो इसका मतलब आपका कौन सा नहीं है, स्किमिट ट्रिगर, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटर। ओके नेक्स्ट, इन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555, आपका IC555 टाइमर यूज़ कर रखा है किसके अंदर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर। इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ये आपका वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में काम करेगा। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका सिर्फ मल्टीवाइब्रेटर का काम करता है। सो आंसर विल बी फॉल्स। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज अ, ऑप्शन ए फ्री रनिंग ऑसिलेटर, बी ट्रिगर्ड, सी साटूथ एंड डी क्रिस्टल ऑसिलेटर। सो आपका बाइस्टेबल जो होता है वो होता है ट्रिगर्ड ऑसिलेटर। आप जब ट्रिगरिंग करोगे एक्सटर्नली तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेजेस को चेंज करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैपेसिटर डिस्चार्ज इंटरवल इन मोनोस्टेबल सर्किट इज नोन एज, जो आपका कैपेसिटर, मतलब आपने मोनोस्टेबल स्टेज के अंदर जो आप कैपेसिटर यूज़ करोगे, जब वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज यानी कि उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से फिल है, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि अपने चार्जेस को लूज़ कर रहा है। सो उस टाइम इंटरवल को आप क्या बोलोगे, ए रिफ्रेश टाइम, बी रिकवरी टाइम, सी डायनामिक टाइम एंड डी स्टैटिक टाइम। सो उस टाइम को हम बोलते हैं रिकवरी टाइम, कि आपका कैपेसिटर क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, गिवन द सर्किट बिलो फाइंड द फीडबैक फैक्टर। अभी ऊपर तो क्वेश्चन में आपको फीडबैक फैक्टर गिवन था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है। सो फीडबैक फैक्टर हम किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे रजिस्टर से। सो आपका फीडबैक फैक्टर क्या होता है, बीटा R1 अपॉन R1 प्लस R2 नेट। सो बीटा फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपका ये रजिस्टर है एंड आपके डाउनवर्ड रजिस्टर है, इनका हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। सो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, रजिस्टर 10, नीचे 10 प्लस 30, सो आंसर विल बी 10/40। सो ये कट हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा, 1/4। सो आपका ऑप्शन है डी 1/4, सो आंसर विल बी डी। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द ड्यूटी साइकिल ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जो आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर उसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है। सो अस्टेबल हम जानते हैं एक स्टेज में स्टेबल होता है, तो यानी कि वो एक स्टेज में पूरा सर्किट काम कर रहा है, एक में नहीं काम कर रहा है, तो 50-50 का कंट्रीब्यूशन चलता है। सो आंसर विल बी बी 50%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गिवन दैट फीडबैक फैक्टर इज 0.3, आपको फीडबैक फैक्टर गिवन है, आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकाल। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है टाइम पीरियड T0 एंड फ्रीक्वेंसी फिर कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 टाइम पीरियड करना है बस, ठीक है। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, 2RC, R आपका क्या है, रजिस्टर, C कैपेसिटर, ln ऑफ 1 प्लस बीटा, बीटा आपका क्या है, फीडबैक फैक्टर, अपॉन 1 माइनस बीटा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। सो आपके पास कैपेसिटर गिवन है, रजिस्टर गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करो, बीटा फैक्टर भी गिवन है, वैल्यूज़ को पुट करना है, उसके बाद जो भी टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो सोल्व करके देखेंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है, हमारा ऑप्शन डी 40 हर्ट्ज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द टाइम पीरियड। आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। हम जानते ही हैं टाइम पीरियड आप कैसे निकालते हो, टाइम पीरियड के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा, 2RC ln ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.436 सेकेंड, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन द ड्यूटी साइकिल बी चेंज्ड फॉर अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। आप अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए ड्यूटी साइकिल को कैसे चेंज कर सकते हो, ऑप्शन ए बाय एडिंग अनदर कैपेसिटर, आप कैपेसिटर को ऐड करके, बी डायोड को ऐड करके, सी आप इंडक्टर को ऐड करके, या फिर ड्यूटी साइकिल चेंज ही नहीं किया जा सकता। सो अगर आपको अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ड्यूटी साइकिल चेंज करना है तो आप क्या लगा दो, डायोड लगा दो। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि डायोड लगाने से उसका क्या हो जाता है, जो आपके स्टेजेस हैं स्टेबल स्टेजेस उनके अंदर फ्लक्चुएशन आती है। सो आपका एज यूजुअल ड्यूटी साइकिल भी चेंज हो जाता है।
सो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ MCQ क्वेश्चन रिलेटेड टू मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।